हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया, आपकी मेंटोर। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ऑल अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? तो हमने 2018 का किया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, 2023 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग आज की क्लास में जीके जीएस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इंग्लिश पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए कि हाँ, आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। एनीवन? So I think you don't have any problem or doubts. So I can start my class. So before I start my class, let me tell you about our website. I'll give you the link in description box. You have to tap on that link और कुछ इस प्रकार आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर आपको पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेज दिखेगा, जिसमें आपको ऑल टाइप ऑफ सेवरल अपकमिंग एग्जाम की वैकेंसीज और डिटेल्स मिलेगी। इफ़ यू वांट टू enroll in any of them, you can enroll yourself here only. Okay, if you want to enroll yourself in Coal India Limited, you can enroll from here. Cotton Corporation, Odisha State Civil Supply Corporation Limited, and for Airport Authority of India Recruitment 2026, you can enroll from here. And if you want to see details, you can tap here. You'll got to know about all the details. Okay, और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो हर एक एग्जाम के जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, सारे के मॉक टेस्ट भी स्टार्ट है। स्टार्ट योर टेस्ट, और इफ यू वांट टू सी द डिटेल्स यू कैन टैप हियर। दैट्स इट। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्स दिखेगा, जो कि मैं और अभिषेक सर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सारे कोर्सेज का आपको कैटेगरी वाइज आपको अवेलेबल है क्लासेस। और इफ़ यू वांट टू बाय ऑल इन वन कोर्स फॉर नॉन टेक्निकल, यू कैन बाय दिस कोर्स। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको टेस्टिमोनियल दिख जाएगा, और फिर जो भी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग आज जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। So our first question of today's class is, which part of the Indian Constitution incorporate fundamental duties? बताइए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। मैंने आपको पार्ट 3 में क्या बताया था प्रीवियस क्लास में? पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या है? बताइए, पार्ट 4 में क्या है? एनीवन जिन्होंने पॉलिटी का क्लास किया है? जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो कर चुके हैं वो बताइए। तो वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आर्टिकल 36 से 51 तक है। आप मेरे को आर्टिकल एफआर का बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्योंकि बताया हुआ है। ओके, तो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल आप मेरे को बताएंगे। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल कौन कौन सा है, कहां से कहां तक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 4A। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इनिशियली कितना था?
10 फंडामेंटल राइट था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, फंडामेंटल ड्यूटीज था पहले। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और ड्यूटी ऐड की, जिसके बाद टोटल हुआ हमारा टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है, आर्टिकल 51 ए सेज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। समझ गए? पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, फिर 42nd अमेंडमेंट से एक और ऐड किया गया, जो कि 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। ठीक है, जो लास्ट वाला था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, वो किससे ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। समझ गए? तो ये कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के रिकमेंडेशन? ये किया था स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो इतना ही आपसे पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज से, इससे बियॉन्ड आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी? डिमांड कर्व, लॉरेंस कर्व, सप्लाई कर्व, फिलिप कर्व। तो आपको ये बताना चारों कर्व किसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व इनकम या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज ये देखने के लिए किया जाता है कि सोसाइटी में इनकम इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट कितना अनइक्वल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? पॉपुलेशन, क्या परसेंट ऑफ पॉपुलेशन रहता है, और वाई एक्सिस पे क्या रहता है? आपका परसेंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अगर सभी लोग को एग्जैक्टली इक्वल इनकम मिले तो लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है। अगर एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जनरली लाइन के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से, अगर आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है गिनी कोफिशिएंट से, गिनी कोफिशिएंट से। ठीक है, तो डिमांड कर्व किसके बारे में बोलता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप बताता है डिमांड कर्व। लॉरेंस कर्व मैंने आपको बताया। सप्लाई कर्व क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन बताता है। और फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन शो करता है। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। As of November 2022, which of the following is not महारत्न कंपनी? 2022 में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं थी? तो करेक्ट आंसर इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो यहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नवंबर 22 मेंशन किया है ना, नवंबर 22 मेंशन किया है। तो स्टेटस पोजीशन पूछ रहा है, तो अभी मान लीजिए आपको 2026 का पूछेगा, 2026 का, तो आपको वैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इंडिया में सिलेक्टेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है। जैसे आपको पता है महारत्न हो गया, फिर आपका नवरत्न हो गया और मिनी रत्न हो गया। तो महारत्न स्टेटस सीपीएसई के ग्रेटर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन जैसे महारत्न में क्या आ जाता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आ जाता है। उसके बाद कोल इंडिया आ जाता है, कोल इंडिया का वैकेंसी आया हुआ है तो आप भरिए, महारत्न कंपनी वैकेंसीज है। पावर ग्रिड भी आई थी तो ये भी महारत्न कंपनी है। एंड नेल्को है। तो नवंबर 2022 के कंटेक्स्ट में महारत्न कंपनी ये नहीं था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से कराई गई है मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, उसके बाद फिर आपको कौन कौन से हेडक्वार्टर है सारे पीएससी उसके, वो भी आपको करवाया गया है कवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज द
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइंड मेंशन इन द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया जाता है यूनियन बजट के बारे में? तो 112 में बताया जाता है यूनियन बजट के बारे में। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिसीट या फिर एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख लीजिए, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। 110 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ये मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, और 113 रिलेटेड है आपका डिमांड फॉर ग्रांट से, डिमांड फॉर ग्रांट्स। और एक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ये आर्टिकल 114, ये आपका है अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड। बजट के टाइम में आपने सुना होगा ये सारे वर्ड्स। ठीक है, और एक है आर्टिकल 115, ये सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के लिए, ग्रांट्स के लिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के लिए। तो 112 यूनियन बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं आपको इंग्लिश से बता देती हूँ क्वेश्चन। तो ये है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलिंग हाउस टू एंटर into the subsidiary alliance system introduced by Lord Wellesley? तो ये है क्वेश्चन। तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद के टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। कौन थे लॉर्ड वेलेस्ली? ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इनका टेन्योर। ठीक है, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस सिस्टम के थ्रू ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट पर इनडायरेक्टली कंट्रोल एस्टैब्लिश करता था। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस, जो आपका सब्सिडरी अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस के बेसिस का आइडिया क्या था? अगर कोई इंडियन रूलर ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करता है तो जनरली उसे क्या करना पड़ता है? ब्रिटिश ट्रूप उसकी टेरिटरी में स्टेशन की जा सकती है। उसके बाद रूलर को ब्रिटिश ट्रूप का मेंटेनेंस एक्सपेंस बियर करना पड़ता था। रूलर इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता था। ब्रिटिश परमिशन के बिना वॉर डिप्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकता था। ब्रिटिश रेजिस्टेंस को रूलर के कोर्ट में एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो ये सारा क्या था? आपका सब्सिडरी अलायंस का कंडीशन था कि किसी ने अगर एक्सेप्ट किया है तो क्या बोलते हैं, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट इंडियन रूलर कौन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? वो कौन थे? हैदराबाद ऑफ निजाम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो लॉर्ड वेलेस्ली को आप याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस से फर्स्ट मेजर इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे शेड्यूल्स हैं? तो देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था 1950 में इंप्लीमेंट हुआ था, तब कितने थे? 8 शेड्यूल थे। तो आपसे पूछ सकता है 1950 में जब क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 1950 में इंप्लीमेंट हुआ था, तब कितने शेड्यूल थे? तो यू विल आंसर टोटल 8 थे उस टाइम पे। तो अगर मैं आपको पूरा 12 शेड्यूल के बारे में बताऊं
तो पहला शेड्यूल क्या बताता है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सेकंड, सैलरी एंड अलाउंस की बात करता है, अलाउंस की बात करता है। थर्ड आपका बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन से, ओथ एंड अफर्मेशन से। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा के सीट एलोकेशन की बात करता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। फिफ्थ, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। सिक्स्थ बात करता है ट्राइबल एरियाज के बारे में। सेवेंथ आपका बात करता है यूनियन, स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट में कितने सारे सब्जेक्ट आते हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 8 आता है लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। 9th आपका आता है सर्टन्स एक्ट्स एंड रेगुलेशन की बात करता है। 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th बात करता है पंचायत सिस्टम्स के बारे में, और 12th शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो ये टोटल 12 शेड्यूल है। तो जब 1950 में स्टार्टिंग में बना था हमारा संविधान तो उसमें 8 शेड्यूल थे, बाद में और 4 हमारा ऐड किया गया। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत से उत्पन्न हुई है? मतलब क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कथक, भरतनाट्यम, सतीरिया डांस और कथकली। तो सतीरिया डांस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सतीरिया इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म है, फॉर्म में से एक है। इसका ओरिजिन कहां पे हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था आपका असम में, ठीक है। असम में इसका ओरिजिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व आपसे पूछ रहा है, असम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो सतेरिया डांस का डेवलपमेंट कहां से हुआ था? तो वो ये हुआ था श्री मंता शंकर देवा की वैष्णवता ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो डांस फॉर्म भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा डांस फॉर्म से फिर से क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये आपने देखा। तो भरतनाट्यम कहां से रिलेटेड है? ये तमिलनाडु से रिलेटेड है भरतनाट्यम। उसके बाद कथक नॉर्थ इंडिया से है, ठीक है। कथक नॉर्थ इंडिया से है। कथकली केरला से है, केरला से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसी डांस उड़ीसा से है। मणिपुरी, ये सब इजी सा है। एक है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये क्या? केरला का डांस फॉर्म है, ठीक है। और सतेरिया आपको मैंने बताया असम का है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक लोक संगीत है जो महाभारत के पात्रों की वीरता का प्रमाण करते हैं। मतलब क्या हो गया? डैश इज अ फोक म्यूजिक ट्रेडिशन दैट डिस्क्राइब द वेलोर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत। तो आंसर इज पांडविनी। मतलब क्या हो गया? पांडविनी एक ट्रेडिशनल इंडियन फोक सिंगिंग है। पांडविनी क्या है? एक ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग एंड स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, ठीक है। तो इसमें मेनली महाभारत, स्पेशली पांडवास की स्टोरी और उनकी ब्रेवरी को म्यूजिकल नरेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देखा फोक डांस एंड उसके बाद फोक म्यूजिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, क्योंकि हर एक पेपर में आपको दिख रहा है फोक डांस या फिर म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा फोक डांस और फोक म्यूजिक। आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा फोक डांस से क्वेश्चन आया था, राइट। तो पांडवी कहां? छत्तीसगढ़ से थे, ठीक है। और महाभारत में इसका एसोसिएशन है, तो इसको याद रखिएगा। फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो
रीजन बाय। तो ये पांडवी की मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट में से एक थी, ठीक है। और एक डांस फॉर्म है मांड। तो ये कहां का ये डांस फॉर्म है, ये राजस्थान का डांस फॉर्म है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक है आपका भवगीता, ठीक है। ये क्या कर्नाटका रीजन का है, ठीक है, कर्नाटका रीजन का, ये आप याद रखिएगा। वेरी सिंपल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलाम वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया? मतलब क्या हो गया, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी अपॉइंटेड हिज डॉटर एज हिज सक्सेसर? बताइए। तो इल्तुमिस ने किया था, ठीक है, इल्तुमिस में। तो इल्तुमिस क्या था, दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का एक इंपॉर्टेंट रूलर था। उसने अपनी डॉटर रजिया, क्या नाम था उसका, रजिया को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया था। जब बाद में रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की रूलर बनी तो सी इज रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे फर्स्ट एंड ओनली वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वो कौन थी? तो वो क्या थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज थे, उसके बाद रजिया सुल्तान बनी सक्सेसर। तो ये सक्सेसर का भी आप नाम याद रखिएगा, मैं आपको यहां पे लिख देती हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन बने, इल्तुमिश। उसके बाद कौन बने, रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद बनी रजिया सुल्तान। तो आपको ये समझना चाहिए कि इल्तुमिश क्यों इंपॉर्टेंट था। तो इल्तुमिश ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया और दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर बनाया था। किसने, इल्तुमिश ने बनाया था, ठीक है। उसने रजिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया और उसे सक्सेशन के लिए प्रेफर किया, ठीक है। तो इल्तुमिश ने रजिया सुल्तान को क्या बनाया, दिल्ली का सल्तनत। ओनली फर्स्ट एंड ओनली वुमेन ऑफ दिल्ली सल्तनत थी। समझ गए? तो ये था आज की क्लास में। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखा होगा और जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपने मार्क किया होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।